बाइंडिंग एनर्जी क्या है? क्या है बाइंडिंग एनर्जी? यहां पर दो डेफिनेशन बनेंगी बाइंडिंग एनर्जी की। पहली डेफिनेशन ये है, द एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी टू ब्रेक अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए एनर्जी जो लग रही है, पहली बात हो गई। एनर्जी रिलीज व्हेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फ्यूज टू फॉर्म अ न्यूक्लियस, दोनों बाइंडिंग एनर्जी है। फिर से बताऊं, दिस इज न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन को अलग करना और न्यूट्रॉन को अलग करना, टू ब्रेक अ न्यूक्लियस, प्रोटॉन अलग कर दो और इसमें जो एनर्जी लग रही है तोड़ने में, वो एनर्जी क्या कहलाएगी? और जब प्रोटॉन्स अलग रखे, न्यूट्रॉन्स अलग रखे, इनको जोड़ने में जो एनर्जी चाहिए वो भी बाइंडिंग एनर्जी। बात समझे जरा थोड़ा सा और ध्यान से, बात समझ आई? न्यूक्लियस को तोड़ने में इनटू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस बनाने में जो एनर्जी लग रही है या निकल रही है, वो बाइंडिंग एनर्जी। एक टाइम पे लगेगी और एक टाइम से निकलेगी, तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। थोड़ा समझना जरा, ये प्रोटॉन्स है, ये न्यूट्रॉन्स है सारे के सारे। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इनको दोनों को फ्यूज करा रहे हैं। तो फ्यूज करा रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, नहीं आ रहा? जब हम फ्यूज करा रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड। मास कैसा हो गया? कम। इंडिविजुअल प्रोटॉन्स, इंडिविजुअल न्यूट्रॉन्स, इनका मास अलग अलग देखा, कुछ निकल के आया। जब ये फ्यूज हुए तो मास का क्या हुआ? कम हो रहा कि नहीं? वो मास कहाँ गया? वो बाइंडिंग एनर्जी जो रिलीज हो गई। अरे हाँ कि ना? अब सोचो इसी को ही दूसरा, ये मास कम है, ये मास कम है, न्यूक्लियस का मास कैसा है? कम है। जब मैं इसको तोड़ूंगा तो एनर्जी दूंगा ना इसको, तो जो तुमने एनर्जी दी वो मास में कन्वर्ट हो गई। अब क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? सारी की सारी चीजें विजिबल हो गई तुमको, मास कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या बनेगी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, या एनर्जी रिलीज व्हेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यूक्लियस। हाँ कि ना? पक्की बात है, दो डेफिनेशन है यार, मन नहीं कर रहा लिखने का। कोई अच्छा सा पेन दो यार, बहुत भारी है ये। अच्छा सा पेन कौन दे रहा? हल्का सा, बहुत भारी है वो दिखाओ। वो वाला जो आता है पेंटोनिक वाला, ये है। किसी का खाली हो गया ये पेंटोनिक वाला पेन, इसके अंदर जिसके अंदर रिफिल ना हो, वो बढ़िया चलता है। खाली खाली है, खाली मतलब ऐसे मत करो खाली। चलो बताओ डेफिनेशन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस into its constituent particles। क्या है constituent particles? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। हाँ कि ना? एक तो डेफिनेशन ये बन गई हमारी, दूसरी डेफिनेशन क्या बनना चाहिए डॉक्टर साहब? एनर्जी सिंगल है ना ये, एनर्जी। अरे यार अभी भी रिक्वायर्ड होगी क्या? एनर्जी रिलीज व्हेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियस। हाँ कि ना? ये दोनों डेफिनेशन चलेंगी, दोनों डेफिनेशन चलेंगी। ये क्या कहलाएगी हमारी? बाइंडिंग एनर्जी। आइंस्टीन जी ने हमको बताया था कि जो डेल्टा ई है डॉक्टर साहब, डेल्टा ई वो बराबर है हमारे डेल्टा एम इंटू अच्छा एक टर्म और हमने यहाँ पर कैलकुलेट तुम्हें करना नहीं बताया है अभी शायद, चलो यहाँ था ना, जगह है ठीक, यहीं पर ही देखो जरा, एक टर्म और देख लो। डेल्टा ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है। अगर m मेरा हो, m बराबर 1 AMU हो जाए, m बराबर 1 AMU हो जाए, तो 1 AMU का जो मास है हमारा वो कितना निकल के आएगा? वो कैलकुलेट किया है कभी? 1 AMU। इसको जब हमने एनर्जी में कैलकुलेट किया, एनर्जी के हिसाब से कैलकुलेट किया, तो ये निकल के आया 1 AMU। मास की जगह अगर मैं 1 AMU रखूँ और AMU की वैल्यू मुझे पता ही है,
अरे हाँ कि ना। तो यहाँ से निकल के आएगा 1 AMU बराबर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर नीचे चला जाएगा, अरे हाँ कि ना। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर, तो 1 AMU बराबर कितने की वैल्यू निकल के आती है हमारी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर, या बेसिकली AMU की जगह पे तुम लोग U भी लिख सकते हो, 1U बराबर, एक ही बात है ना। चलो वापस से आते हैं, यहां तक हो गया, इस पे आ जाओ। मास डिफेक्ट अभी अपना ने इस एलिमेंट के लिए देखा था, Z और A वाला एलिमेंट था हमारा, इसके लिए मास डिफेक्ट इक्वेशन बता सकती है जनता कोई? मुझे बताओ, इक्वेशन बताओ डेल्टा एम की। Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z टाइम्स ऑफ माइनस मास ऑफ इनटू में सी स्क्वायर, यही तो इक्वेशन होती है कि नहीं? अरे हाँ कि ना। ओके, डेल्टा E बराबर, ये वाली सारी चीजें समझ में आ रही हैं? अब सोचो जरा, कहाँ गया, यहां पर 1U की वैल्यू इतनी है, मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू भी U के टर्म में कुछ होती है, समथिंग टाइप्स ऑफ U, हाँ या ना। मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू भी समथिंग टाइप्स ऑफ U होती है, U के टर्म में आती कि नहीं आती है? आती है, बिल्कुल आती है, 1.000 करके समथिंग बहुत गंदी सी वैल्यू है, वो गिवन रहेगी। यानी कि क्या मेरा मास ऑफ प्रोटॉन इन टर्म्स ऑफ U लिखा जाता है? लिखा जा सकता है। न्यूट्रॉन इन टर्म्स ऑफ U लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। तो सोच के देखना जरा, जब हम यहां पर आएंगे इस वाली इक्वेशन में, यहां मास ऑफ प्रोटॉन से U आएगा, यहां से भी U आएगा, और यहां से भी U आएगा, सारे U कैंसिल कॉमन आ जाएंगे कि नहीं? तो 1U बराबर क्या लिखूंगा मैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर उड़ जाएगा। तो अगर AMU के टर्म में क्वेश्चन दिया होगा जब हमको, किस टर्म में? AMU। तो यहां पर हम AMU के सारे U को यहां पर नॉर्मल इसको ऐसे ही लिखेंगे, और वहां क्या लिख देंगे 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सी स्क्वायर हमारा उड़ जाएगा। अरे हाँ कि ना। दिस इज कॉल्ड अपनी क्या, बाइंडिंग एनर्जी। जनरल इक्वेशन ये है हमारी। क्या बाइंडिंग इक्वेशन बड़ी चीज है निकालना? बाइंडिंग एनर्जी बड़ी चीज है या नहीं है? निकाल सकता हूं मैं किसी भी एलिमेंट के लिए, सब कुछ गिवन होगा, परेशान नहीं होना है। अभी मैं कल क्वेश्चन दूंगा तुमको, तब तुमको लगेगा अरे यार बहुत ही आसान, ये तो इतना आसान है। तुम लोगों ने कभी पढ़ा है न्यूक्लियस ढंग से कक्षा 12 में?